चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें अपन पढ़ेंगे ना कि आज के स्टेट बने कैसे। आज जो मध्य प्रदेश है, जो छत्तीसगढ़ है, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का स्टेट तो नहीं है लेकिन जितने भी स्टेट्स हैं वो बने कैसे, वो कैसे अस्तित्व में आए। तो इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री और बहुत बड़ी एक प्रकार से इतिहास इसके पीछे छुपा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना नया लेक्चर, दैट इज लेक्चर 3 ऑफ फेडरलिज्म, दैट इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो उसमें अपन बात करेंगे किस तरीके से इंडिया ने ना खुद को एक फेडरल देश के रूप में स्टैब्लिश किया। और यहां पे अपन बात करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई आधार पे राज्यों का किस तरीके से पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? चलो अपन दोनों के साथ सुटेबल है, हिंदी भी इंग्लिश भी, तो दोनों इस चीज को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ना भारत की आजादी से। 15 अगस्त 1947, 15 ऑफ अगस्त 1947, भारत इस दिन 12:02 पे आजाद हुआ। हाँ बच्चों, 12:02 पे भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू की आजाद भारत की पहली स्पीच बनी। तो इस दिन जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने ना सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंडिया को एक कैसे किया जाए। इंडिया को एक करने में देखो, एक ये याद रखना, जो ब्रिटिश थे ना वो बहुत ही ज्यादा चोर आदमी थे। ठीक है, ब्रिटिश कौन थे? चोर आदमी थे। इन लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया है, चोरी की है। और चोरी ना अमीरों के यहां होती है, और इंडिया क्या था? अमीर था। चोरी बच्चों कभी गरीबों के यहां नहीं होगी, चोरी किसके यहां होगी? अमीरों के यहां होगी। और इंडिया क्या था? अमीर था, तभी तो इतनी बड़ी चोरी हुई। ठीक है, इतना ज्यादा अमीर था। तो ब्रिटिश क्या किए, जब इंडिया आया और इंडिया को बहुत भयंकर तरीके से लूटा, और जब आजाद करने पे आए ना तो ये बात जान गए थे कि इंडिया को इस तरीके से आजाद करो कि ये एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा हौश पौश वाली सिचुएशन आ जाए। यहां पर रोल आता है माउंट बैटन का। आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इसको लॉर्ड आउट बिल्कुल मत बोलना, ये डिजर्व करते ही नहीं है। सबसे बड़ी खामी हमारे जो पास्ट एजुकेशन पॉलिसी की थी कि लोगों के आगे माउंट लॉर्ड लगता था। यार ये भगवान है क्या? चोर आदमी के आगे तुम लॉर्ड लगा रहे, कल के दिन हर कोई चोरी करने लगे, उनके आगे तुम लॉर्ड लगाते फिरना कि लॉर्ड ये, लॉर्ड नीरव मोदी, लॉर्ड वो कौन सा था किंगफिशर का मालिक, अरे यार क्या नाम था, विजय माल्या, लॉर्ड विजय माल्या। अरे चोर आदमी है भाई साहब, कदापित नहीं, कदाचित। माउंट बैटन ने एक माउंट बैटन प्लान लेकर आया था जिसमें यह कहा था कि जो भी प्रिंसली स्टेट हैं, ठीक है, जो भी प्रिंसली से वो या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक है, इसको इंडिया कह देते हैं। या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, या तो एक प्रकार से इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। यही सबसे बड़ी गड़बड़ थी। ये चाहते थे, ये जानबूझ के कर रहे थे ऐसा कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए। क्लियर हुई ये बात? पूरी सिस्टम हॉस्पोस हो जाए और ब्रिटिश फिर से आओ कहे कि यार तुम लोग तो कभी खुद से देश चला ही नहीं सकते हो, हम तुम लोग पे एहसान कर रहे तुम्हारा देश चला के। लेकिन थैंक्स टू 2%, देखो उस टाइम पे ना 565 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें से 552 इंडिया के आज ज्योग्राफिकल एरियाज में थे। ठीक है, बाकी सब मिल गए, बस 3 लोगों ने धोंधरा किया था। धोंधरा मीन्स एक बुंदेलखंडी वर्ड है जिसमें आप बिल्कुल हौश पौश वाली, मटर गश्ती वाली सिचुएशन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। पाकिस्तान, इंडिया, इनने क्या किया? प्रिंसली स्टेट्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। और इंडिया की तरफ से 2 लोगों का नाम सबसे टॉप प्रायर लिस्ट पे रखना होगा अपन को। दैट वॉज ही वॉज, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एंड सेकंड इन्हीं के सेक्रेटरी B.P. मेनन। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति जिन्होंने पूरे देश को एक करके दिखाया थ्रू अ पॉलिसी कॉल्ड कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक, हाँ भाई, कैरेट एंड स्टिक। देखा, गधे को देखा होगा कभी, या तो उसको गाजर दो या तो डंडे से मार के काम कराओ, काम बस होना चाहिए। दैट इज द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। काम कैसे भी करो, साम दाम दंड भेद, काम को पॉसिबल करना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की पॉलिसी कैरेट एंड स्टिक, कि वो बस प्रिंसली स्टेट्स के पास गए और कहे कि आपको इंडिया के साथ आना है, ये आपके चीजें हैं, आप या तो गाजर ले लो, इंडिया के बेनिफिट ले लो, नहीं तो डंडा मार मार के आपको हम एक करेंगे। लगभग इंडिया की 549 प्रिंसली स्टेट्स, कितनी? 549 प्रिंसली स्टेट्स इस चीज से आके जुड़ गई, इंडिया से आके जुड़ गई। सिर्फ 3 लोगों ने बहुत नाटक किया। ठीक है, फर्स्ट वन इज हैदराबाद, सेकेंड वन इज जम्मू एंड कश्मीर, एंड थर्ड वन इज जूनागढ़।
ठीक है, ये 3 अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हैं, बहुत ही ज्यादा नाटक किया, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़। ऑल्दो बाद में जाते जाते ये तीनों भी किसका हिस्सा बन गई, इंडिया का हिस्सा बन गई थी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू को इसलिए तो कहा जाता है भाई साहब, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। देख रहे हो ना कि पूरे देश को एक करके रख दिया, पूरे देश को। अब इनको कहते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया। अरे क्यों कहते हो भाई बिस्मार्क ऑफ इंडिया? कहां जर्मनी इत्तू सा, यूपी का आधा नहीं होगा जर्मनी पर। यूपी अगर आ गया ना अपने पे तो जर्मनी को ऐसे डुबा के रख देगा। कहां जर्मनी इत्तू सा, बिस्मार्क ने इत्तू सा जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। भैया ये कहो पटेल ऑफ यूरोप या पटेल ऑफ जर्मनी किसको, ओटो वॉन बिस्मार्क। पटेल ऑफ जर्मनी किसे, ओटो वॉन बिस्मार्क। ये भाई साहब बहुत महान है बिस्मार्क से। बिस्मार्क इसके इनके चप्पलों के टाइप है, बहुत महान है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, पूरे देश को एक करके रख दिया। अ मैन ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं के लिए तो बनाया गया कि देश को पूरा एक करने की सोल तरीके से एक प्रकार से अपन क्रेडिट देंगे, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके सेक्रेटरी बीपी मेनन को। ठीक है, इस तरीके से देश क्या हो गया, एक हो गया। लेकिन क्वेश्चन जो था वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ कि देश में स्टेट्स कैसे बनाओगे आप। इज दैट क्लियर? देश में स्टेट्स बनाने का क्राइटेरिया क्या होगा? तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कमिटीज बनना चालू हुई, जिसमें पहली कमेटी थी यहाँ लिखा हुआ एस के धर कमेटी। ठीक है, एस के धर कमेटी के सामने एक क्वेश्चन रखा गया, क्या देश को लिंगुअल बेसिस बनाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस स्टेट्स बनाना चाहिए? तो इन भाई साहब ने कहा सर लिंगुअल में तो गड़बड़ हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बनाओ। फिर जेवीपी कमेटी बनाई गई। जेवीपी दैट इज जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टवी सीतारामैया, ये तीनों ने मिलकर एक कमेटी बनाई। इन्होंने भी लिंगुअल स्टेट्स की डिमांड को खारिज कर दिया। लेकिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, नेशनलिज्म का बहुत अच्छा उदाहरण, ठीक है, पोटी श्री रामुलू। ठीक है, पोटी श्री रामुलू, ये जो एक व्यक्ति थे ना, ये तेलुगु, ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग के लिए एक अलग स्टेट चाहते थे और इन्होंने 56 डेज का फास्ट रखा। 56 यार, तुम लोग 1 या 2 दिन में बिल्कुल बेहोशी के कगार पे आ जाओ। 56 डेज, और ये क्या हो गए फिर एक प्रकार से मार्टरे, शहीद हो गए। और इनके इस सेल्फ सैक्रिफाइस के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर 1953, कब 1 अक्टूबर 1953 तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनाया गया एंड दैट वाज आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट बना 1 अक्टूबर 1953 को? आंध्र प्रदेश। क्लियर हुई है बात? अब जब एक चीज बताओ, एक स्टेट बनेगा तो एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, किसी ने देखा होगा, नहीं देखा तो चलो बताते हैं। आप लोगों के स्कूल में साइकिल स्टैंड होगा, ठीक है, साइकिल ऐसे खड़ी रहती है, देखा है ना सबने? उसमें से एक साइकिल को बस धक्का मारो, क्या सारी साइकिल गिरना चालू हो जाएंगी? बिल्कुल ना बच्चे, यही तो है डोमिनो इफेक्ट। यही तो क्या है, डोमिनो इफेक्ट। कि अगर आपने एक स्टेट लिंगुअल बेसिस बना दिया तो एक बात तो तय है कि सारे लोग उस चीज की डिमांड करना चालू कर देंगे। और इसी कारण से ना दिसंबर 1953 में एक कमेटी बनाई गई, फजल अली कमेटी। कौन सी कमेटी बनाई गई? फजल अली कमेटी, जिसका सिर्फ काम एक ही था। ठीक है, 2 लोग और थे, हृदयनाथ कुंजरू और एक का नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कमेटी बनाई गई ना, इसका बेसिक काम ये था कि आपको लिंगुअल बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है। किस बेसिस पे? लिंगुअल बेसिस पे। तो अप्रॉक्स इनने रिकमेंड किया कि 16 स्टेट बनने चाहिए और 2 यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी को हिंदी में क्या कहते हैं? संघ शासित प्रदेश। यूटी का मतलब क्या है? तो यूटी बहुत ध्यान से समझो, यूटी बनाई क्यों जाती है? जैसे इमेजिन करो ये एक स्टेट है ए, ये स्टेट है बी और ये कोई जगह है एक्स। अब ए बी कह रहा है कि हमें दो, ए कह रहा है कि हमें दो, दोनों के बीच डिस्प्यूट चालू हो गया। तो इस कंडीशन में ना सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी एक काम करो, तुम भी चुप हो जाओ, तुम भी चुप हो जाओ। इसको कौन रखेंगे? हम रखेंगे इन अ फॉर्म ऑफ यूनियन टेरिटरी। इज दैट क्लियर? इस तरीके से यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है कि डिस्प्यूट जैसी चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए क्या बना देते हैं? यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। तो इनने कहा कि 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी। लेकिन ऑल दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से ऑब्जर्व किया और इन्होंने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई थ्रू द एक्ट कॉल्ड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। कब बना था एक्ट ये? 1956, और इसका नाम क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और एक डेट डिसाइड हुई 1 नवंबर 1956।
इस डेट को ना ये एक्ट इफेक्ट में आ गया, एनफोर्स हो गया, और इस दिन बहुत इंपॉर्टेंट जो एक प्रकार से स्टेट्स हैं वो सारे इसी दिन फॉर्म होना चालू हो गए। एंड दिस वाज द फर्स्ट लिंगुअल बेसिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। कैसा बेसिस था? लिंगुअल बेसिस, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, लिंगुअल बेसिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इज दैट क्लियर ईच वन ऑफ यू? ठीक है, तो ये था ना बच्चे अपना पूरा किस तरीके से लिंगुअल बेसिस स्टेट्स का फॉर्मेशन होना चालू हो गया। अब बात करेंगे कि सर एक बात तो आपने बताई ही नहीं कि आज कितने सारे स्टेट्स हैं जो लिंगुअल बेसिस नहीं बने। हाँ, तो दिस वाज द सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन। ये रीऑर्गेनाइजेशन कौन था? सेकंड, जो कि डेवलपमेंट बेसिस पे हुआ। किस बेसिस पे सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन हुआ? यहां लिख देते हैं, सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन, ORG, ओहो खुश, हैप्पी। ठीक है, सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डेवलपमेंट पे बेसिस पे हुआ, और इसमें 3 मेन आए, 1, 2 और 3, और एक बहुत बाद में जाके जुड़ा जिसको अपन 4 कह सकते हैं। ठीक है, पहला था छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, 1 नवंबर 1950, सॉरी कहाँ 1950 यार, 2000। कौन सा स्टेट बना? छत्तीसगढ़। बच्चे इसकी डिमांड क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सोचने वाली बात है यहां पे, बहुत क्लियर। पहले तीनों को समझो। उत्तराखंड बना, ठीक है, ये बना 9 नवंबर को, और झारखंड बना, ये बना 15 नवंबर। ईयर वही है 2000। ये जरूरत क्यों बनी? क्योंकि ये लोग ना एक बड़े बड़े स्टेट्स के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन एक रेवेन्यू शेयर इनका बहुत अच्छा था। जैसे अगर छत्तीसगढ़ का बात करें तो बहुत मैक्सिमम या बहुत बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में रिसोर्सेज का है। ठीक है, दुर्ग बस्तर बेल्ट, कोल फील्ड्स हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई क्योंकि वो लोग का फोकस मध्य प्रदेश के हिस्से को ज्यादा डेवलप करने का था। वैसे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा टूरिज्म का पैसा आता है, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि यूपी उसको पूरा शेयर ले लेगा। वैसे ही झारखंड के पास भी बहुत सारा पैसा आना चालू हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि अदर स्टेट, बड़े स्टेट ने उससे उसका पैसा ले लिया और ये लोग डेवलप नहीं हो पाए। तो इस वजह से इनको बाद में क्रिएट किया गया। बाद में तेलंगाना क्रिएट हुआ। ठीक है, तेलंगाना क्रिएट हुआ 2 जून 2014। क्लियर हुई ये बात? इस दिन जब तेलंगाना क्रिएट हुआ तो ये बिल्कुल अलग ही पर्सपेक्टिव से था। ठीक है, इसका अलग ही मेथड था, लेकिन ये सारे लगभग एक प्रकार से डेवलपमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से सेकेंड रीऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में लाके रख दिए। ऑल्दो अगर प्रेजेंट की बात करें ना तो आपको पता होना चाहिए कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, और कितनी यूटीज हैं, 8 यूटीज हैं, दैट इज यूनियन टेरिटरी। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8 संघ शासित प्रदेश हैं। देखो 8 इसलिए, पहले 7 थे, ठीक है, फिर 2 बने, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब कितने हो गए? 7 + 2 9। लेकिन उसके बाद में ना एक और स्टेप लिया गया, दादर एवं नागर हवेली और दमन एंड दीव को मिला के 1 कर दिया गया, तो अब वापस कितने हो गए? 8। तो इस तरीके से ना आज प्रेजेंट का भारत का पॉलिटिकल मैप आपके सामने क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, पॉलिटिकल मतलब जिसमें आप बॉर्डर्स देख सको स्टेट्स की, और फिजिकल मतलब जिसमें बॉर्डर्स नहीं होती, बस यही डिफरेंस रहता है। इज दैट क्लियर? फिजिकल में अपन फिजिकल फीचर्स को इंस्टॉल करेंगे और पॉलिटिकल में अपन लोग पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इंस्टॉल करेंगे। सो इतना ही था अपना लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ, कमेंट में नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फॉलो जरूर करिए नोट्स को। और हाँ, बहुत डिटेल में नोट्स बनाए गए हैं तो उसको बहुत अच्छे से स्टडी करिए। कोशिश करिए कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे अपन समझेंगे, वहाँ पे आपको उस चीज़ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है। आंसर राइटिंग आप टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। बार बार कहने के पता नहीं। हरे राम राम राम। थैंक यू। दे रहा है, दे दो, ठीक है।